एमडी कैट 2025 और नम्स 2025 का टेलर मेड केमिस्ट्री का कोर्स हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। और रिसेंटली हमने केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर जो है ख़त्म किया था। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर। तो सबसे पहली चीज़ डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या। तो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्पीड or rate at which a reaction occurs, factors affecting rate and mechanism of reaction। इस पूरी बात में वो ये कह रहा है कि स्पीड या उसको रेट कह दो, फैक्टर्स जो कि रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील करती है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास केमिकल काइनेटिक्स है। आपको ये बात बहुत ज्यादा हैरान करेगी कि केमिकल काइनेटिक्स की ये डेफिनेशन सुजैब एमयू 2024 के एमडी कैट में पूछी गई है। तो सवाल कुछ ऐसा था कि अगर मैं पेपर निकालूं तो वहां पर यह था कि द स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज। उसमें चार ऑप्शंस थी, पहला थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा स्टोइकियोमेट्री, तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और चौथा आपके पास करेक्ट आंसर था केमिकल काइनेटिक्स का। अच्छा, एक और बात जो यहां पर मैंने आपसे डिस्कस करनी है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन कौन सी ब्रांच या कौन सी फील्ड में हम देखते हैं, वो है थर्मोडायनेमिक्स। उसमें हम डिस्कस करते हैं अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ये एक इलस्ट्रेशन मैंने ड्रॉ की है कि जिसमें आपको ये समझ आए कि हम बेसिकली कौन कौन सी डायमेंशंस हम देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो सबसे पहले है रिएक्शन रेट्स, ठीक है, मेजर हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ रिएक्शन प्रोसीड्स। दूसरा है रेट लॉस, मैथमेटिकली एक्सप्रेसेस एंड डिस्क्राइब्स द रिएक्शंस डिपेंडेंसीज। तीसरा टेम्परेचर इन्फ्लुएंस, चौथा कंसंट्रेशन इन्फ्लुएंस, जो कि दोनों आपके पास किस में आ जाते हैं, फैक्टर्स में आ जाते हैं। अब एक और बहुत ज्यादा सॉलिड पॉइंट या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो आपके पास या कोई रिएक्शन बहुत स्लोली जो है वो चल रहा हो सकता है, या मॉडरेटली फास्ट हो सकता है, या वेरी फास्ट या विगरस रिएक्शन जिसको हम कहते हैं वो हो सकता है। तो इनकी एक एक एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये कभी ना कभी टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक सवाल होते हैं ना एमडी कैट के, जितनी भी बुक्स में मैंने देखा है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो लाजमी पूछते हैं कि ये स्लो है, मॉडरेट फास्ट है, फास्ट। तो तीन चीजें टोटल आपने याद रखनी है। स्लो रिएक्शन होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन इसकी एग्जांपल है, ठीक है। आप अगर आप लोगों को पता हो या आप लोग रिलेट कर सके, अगर आपकी कोई चारपाई है घर पे, उसको आप बाय टेरेस पे या खुले आसमान के नीचे रखें, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो रस्टिंग शुरू हो जाएगी और क्या होगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं। अगर उसको मैं केमिकल इक्वेशन में दिखाना चाहूँ या केमिस्ट्री उसको कैसे देखती है रस्टिंग ऑफ आयरन को, मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ऐसे है कि आपके पास Fe प्लस H2O वाटर और मॉइस्चर है, ठीक है। उससे आपके पास क्या बन रहा है, Fe2O3 की लेयर बन रही है और आपके पास वाटर बन रहा है। तो केमिस्ट्री रस्टिंग ऑफ आयरन के रिएक्शन को ऐसे देखती है। जो आपकी चारपाई पे जंग लग रहा था वो कुछ ऐसे लग रहा था, ठीक है। दूसरा आ जाता है मॉडरेटली फास्ट रिएक्शन। अब मॉडरेटली फास्ट या मॉडरेटली स्लो रिएक्शन जो है ना वो बीच में कहीं लाई करता है, बहुत तेज और बहुत स्लो के। तो इसकी एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल आपको मिलती है और हर जगह मिलती है, वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये ना हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कहीं ना कहीं हम इसको पढ़ेंगे और बेसिकली ये आप पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में, ठीक है। वहां पर मैं आपको ये लाजमी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जनरली अगर मैं आपको शो कर दूं, आर सी डबल बॉन्ड आर प्लस H2O गिव्स
RCOOH, ये होता है मॉडरेटली फास्ट रिएक्शन। ठीक है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। फिर आ जाते हैं आपके पास फास्ट रिएक्शन या एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन। इसकी दो ही एग्जांपल्स है। दुनिया की हर किताब कहती है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत तेज होता है, ठीक है, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बहुत तेज होते हैं। अच्छा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसा दिखता है, मैं आपको AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3, यहां पर ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। सिंपल चीज है, आप बस एक दफा देख लें कि एग्जाम्पल्स क्या है, ताकि अगर पेपर में आ जाए आपके पास तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो एग्जाम्पल अगर आ गई तो। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो चीज हमने पढ़नी है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, कि भाई ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन ऐसे है, मैं आपको बताता हूं। इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। कि अगर आपके पास R1 और R2 दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट P1 और P2 बना रहे हैं, तो अगर हम एक टाइम फ्रेम में देखें तो ये R1 कितना कम हो रहा है और P1 कितना ज्यादा हो रहा है, ये जो चेंज इन कंसेंट्रेशन का जो रिलेशनशिप है, ये हम जो है मेजर करते हैं और इसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के। कितना तेज एक रिएक्शन जो है प्रोसीड कर रहा है, कितना जल्दी एक प्रोडक्ट बन रहा है, या कितना जल्दी एक रिएक्टेंट जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि रेट इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय डी टी। ठीक है, फिर हम अगर एक रिएक्शन ले लें, बुक्स में लिखा होता है कि जनरल रिएक्शन है, अगर आपके पास जनरल रिएक्शन से भी एक्सप्लेन करता हूं और फिर मैं आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन भी करा देता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा। ए से अगर बी बन रहा है ना आपके पास, तो रेट क्या होगा, रेट ये होगा कि चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट टाइम या फिर चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी बाय टाइम। अब आपने अक्सर देखना है यहां पर आपके पास माइनस होगा और यहां आपके पास प्लस होगा। तो ये माइनस और प्लस आपको रिएक्शन के रेट का नेगेटिव या पॉजिटिव होना नहीं बताते, ये आपको बताता है चेंज इन कंसेंट्रेशन जो है वो नेगेटिव साइड पे है, और ये पॉजिटिव आपको बताता है कि चेंज इन कंसेंट्रेशन जो है वो पॉजिटिव साइड पे। मतलब अगर आप कॉमन सेंस यूज करें तो ए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब बन रहा है तो ए की कंसेंट्रेशन कम हो रही है, ये माइनस उसको इंडिकेट कर रहा है, और ये जो प्लस है ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास बी की कंसेंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो रही है। ठीक है, अगर मैं एक ग्राफ ले लूं ना, अगर मैं ग्राफ ले लूं जो रिएक्टेंट का ग्राफ है, तो वो कह रहा है कि विद टाइम जो है ना रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, ये एक इलस्ट्रेशन है जो मैंने बनाई है आपके लिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रॉपर रिएक्शन लेके बात करूं ना, जो ए और बी वाली बात मैंने की है, वो ये है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मेरे पास NO2 के साथ रिएक्ट करे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ या नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, तो आपको क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और उसके साथ क्या मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगी। ठीक है, अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये प्रोडक्ट है, CO2 प्रोडक्ट है, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। तो अगर आप इसका रेट इक्वेशन लिखिए तो आपके पास आएगी चेंज इन कंसेंट्रेशन बाय CO2 डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, और अगर मैं रिएक्टेंट्स की उसमें लिखूं तो ये होगा रेट इक्वल्स टू डेल चेंज इन कंसेंट्रेशन CO डिवाइड बाय डेल्टा टी, और ये नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर। ये बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इतना इसमें कॉम्प्लिकेट करने को है कुछ नहीं है। अब इसके बाद जो है वो बात होती है कि रेट एक्सप्रेशन लिख दिया, अब इसके बाद बात होती है यूनिट की, कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन है ना, तो उसका यूनिट क्या है। ठीक है, उसका यूनिट क्या है, इधर ही लिख लेते हैं, इतना कोई मुश्किल चीज है भी नहीं। तो अगर आप देखें कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम है, ठीक है, कंसंट्रेशन का होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब और टाइम आपके पास सेकंड है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसमें कोई मुश्किल बात है नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिखते हैं कभी कभार, मोल पर लीटर पर सेकंड या मोलर पर सेकंड। अच्छा, इसमें एक और बात होती है फॉर गैसेस, आप इसको लिखते हैं ATM पर सेकंड।
अब जिसको नहीं पता कि मैंने एटीएम पर सेकंड क्यों लिखा है, तो वो मेरा लेक्चर आपने जरूर देखना है जाके गैसेस में पार्शियल प्रेशर्स के ऊपर, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपने लाजमी देखना है। उसमें मैंने आपको ये चीज समझाई है, मोल फ्रैक्शन समझाई है, मोल रेशियो समझाई है। तो आपको वो समझना है अगर, या उसमें एमसीक्यूज करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, आपको गैसेस के चैप्टर में वो लेक्चर मिल जाएगा और वहां से आप देख लें, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात कर रहे थे, तो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करें कि रिएक्शन के स्टार्ट में क्या होगा, ठीक है, रिएक्शन के स्टार्ट में क्या होगा और रिएक्शन के एंड में क्या होगा, ये बात देखते हैं, ठीक है। एट स्टार्ट ऑफ रिएक्शन वर्सेस एट द एंड ऑफ रिएक्शन। अच्छा, सबसे पहले क्या है कि एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन रेट वुड बी फास्ट, ठीक है, रेट वुड बी फास्ट। अब एट द एंड ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी स्लो। सोचना, मैं बताता हूं, मुझे टाइम देना, मैं सारी बातें एक्सप्लेन करूं। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, मिनिमम। अब यहां पर ना मेरी बात सुनो, मेरी बात ये सुननी है तुमने कि ये मेरे पास क्या है, ग्राफ है, ठीक है। ये रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ है, बल्कि ये रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं ना, ज्यादा मजे का समझ आएगा। वर्सेस टाइम ग्राफ, तो पता है क्या बनेगा, ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप यहां पर लिख रहे थे ना कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रिएक्टेंट पर टाइम, तो इतना ज्यादा रिएक्टेंट होगा, रेट क्या होगा, इतना ज्यादा होगा। तो यहां पर देख लो, मैंने ग्राफ में प्रूफ किया है, किधर गया, यहां पर देख लो, मैंने ग्राफ में प्रूफ किया है कि जैसे जैसे आपको जो रिएक्टेंट है वो कम होता जा रहा है, और टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, और एक टाइम के बाद क्या होगा कि अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ तो वहां पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई ना कोई ऐसा डिटर्मिनेंट जरूर होगा, या ऐसा फॉर्मूला जरूर होगा, या ऐसा एक्सप्रेशन जरूर होगा जो हमें यह बताएगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे टाइम के साथ साथ डिक्रीज करता है। उसको हम कहते हैं रेट इक्वेशन या रेट लॉ। उसको करने से पहले हम एक बात और डिस्कस करना चाहते हैं, वो ये है कि आपके पास रिएक्शन जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो आपके पास दो तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं, इंस्टेंटेनियस, सॉरी, रेट कितनी तरह के हो सकते हैं, अगर इंस्टेंटेनियस रेट है और एवरेज रेट है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट एज द नेम इंडिकेट्स एनी इंस्टेंट पर मेजर कर सकते हैं आप रिएक्शन में किसी भी टाइम में, और एवरेज जो है वो दो पॉइंट्स के बीच में आप मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दो पॉइंट्स कहता हूँ, स्टार्ट और एंड में, या फिर मैं कहता हूँ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने से पहले पहले और एस्टैब्लिश होने के बाद, इस तरह कोई दो पैरामीटर्स रख लेता हूं। इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, चेंजिंग क्वांटिटी होगी, ठीक है। और आपके पास एवरेज में क्या होगा कि क्वांटिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रेट में, ठीक है। अब स्टार्ट ऑफ रिएक्शन में दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा, खुद बताओ, सोचो, अभी मेरे पीछे बताया है। स्टार्ट में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज से ज्यादा होगा, और एंड में क्या होगा कि एवरेज जो है वो इंस्टेंटेनियस से ज्यादा होगा, ठीक है। तो बस ये बात थी जो कि आपको समझनी थी टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि मेथड्स कौन से होते हैं जिसमें आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ कौन से आपके पास फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन
को चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। और उसके बाद हमने द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हमने 3-4 चीजें अगले लेक्चर्स में डिस्कस करनी है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।